नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन का किया ऐलान। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री पहुंचे श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय छात्रों को किया संबोधित। सामाजिक कार्यकर्ता की पहल के बाद बिजली विभाग आया हरकत में, झूलते तार हटाने का काम शुरू। और बीहर नदी के बाउंड्री वाल के गिरे मलबे व बाढ़ के खतरे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने संभागायुक्त से की शिकायत। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन का ऐलान किया है। रीवा के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट और सीबीएसई परीक्षा विवादों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है, जबकि खरीफ सीजन में किसानों को समय पर डीएपी, यूरिया और पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने उज्जैन भूमि प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री से सार्वजनिक जवाब और स्वतंत्र जांच की मांग की। साथ ही धार्मिक ट्रस्टों और अन्य मामलों में सामने आए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई। कमलेश्वर पटेल ने बताया कि कांग्रेस जल्द ही भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए एक डिजिटल पोर्टल शुरू करेगी। वहीं 14 और 15 जुलाई को जेएनजेड साइक्लोथॉन, 15 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास का घेराव और जुलाई के अंतिम सप्ताह में उज्जैन में बड़ा जन आंदोलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के सवालों का जवाब मिलने तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। और क्या कहना है कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल का, जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। भोपाल तक साइक्लोथॉन एक यात्रा निकलेगी, जो 2 दिन की यात्रा होगी, जिसका भोपाल में समापन होगा 15 तारीख को। और 15 तारीख को विधानसभा के घेराव का भी, मुख्यमंत्री के घेराव का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं, छात्र हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ज़्यादातर लोग हिस्सेदारी करें, ऐसा भी आपके माध्यम से हमारी अपील है। आज मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है। आज किसान परेशान है। खाद के लिए इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी है कि खाद एक तो महंगी कर दी, 2450 रुपये डीएपी का रेट कर दिया, और वो भी उपलब्ध नहीं है। डीजल का रेट 2 गुना हो गया। डीजल टंकियों में जाते हैं लोग, डीजल नहीं मिल रहा किसानों को। बिजली का रेट इतना ज़्यादा हो गया कि और बिजली उपलब्ध भी नहीं है। तो किसान करे तो करे क्या? आत्महत्या करने के अलावा कि किसानों के सामने कुछ बचा नहीं है। और सरकार सो रही है। सरकार बंसी बजाने में, मोहन जी बंसी बजा रहे, मदमग्न हैं। ये हालात है आज किसानों का। जो हालात है किसानों के साथ, जो सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है, चाहे देश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी किसानों को पूरी तरह से तबाह करने का काम किया है। पिछली जो फसल उनकी उपज, गेहूं की, चने की जो भी उपज थी, एक तो उसकी खरीदी नहीं की, जितना समर्थन मूल्य में खरीदी करना था वो खरीदी नहीं की। और आज अभी खाद के लिए केवाईसी कराइए, आप यहाँ पंजीयन कराइए, उनका केवाईसी भी नहीं हो रहा है। यहाँ तहसीलदार से बार बार क्यों किसानों को क्यों प्रमाण पत्र देना पड़ता है बार बार? बाकी दारू की दुकान पे सब चीज़ उपलब्ध है, वहाँ कोई केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चरस, अफीम, गांजा जहाँ चाहिए, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को तबाह करने में तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पर किसान को खाद समय पे नहीं दे रही है, किसान को बिजली नहीं दे रही है, किसान को डीजल नहीं दे रही है, तो किसान खेती करे तो करे कैसे? 70% आबादी हमारे देश की किसानों की है। अन्नदाता को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पिछले जो फसल उपज हुई, वहाँ भी जिस तरह से कम रकबे का पंजीयन किया, पहले तो वहाँ चालाकी की, फिर खरीदी में चालाकी की, इस डेट पर डेट बढ़ाते रहे। किसान की जो उपज थी, किसान उसके हिसाब से सोसाइटी में नहीं बिक्री कर पाया, उस समर्थन मूल्य से सरकार ने उसको बाहर करने का काम किया और व्यापारियों के हाथों बेचने के लिए किसान मजबूर हुआ। और अभी भी वही हालात है। आगे कैसे खेती किसानी किसान करेगा? एक तो बारिश देर से प्रकृति की मार अलग पड़ती है और सरकार की मार अलग पड़ रही है।
अभी जैसे किसान किसी बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके खेती किसानी अगर करेगा तो फिर आवारा पशुओं से किसान परेशान होगा। और सरकार की तरफ से सिर्फ कागज़ों पे अभयारण्य बन रहा है, आज तक कोई राहत नहीं है किसानों को। आप कहीं भी जाइए आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पे दिख जाएंगे, गांव की सड़कों पे आवारा पशु दिख जाएंगे, खेतों में दिख जाएंगे। तो ये जो हालात है किसानों के साथ, जिस तरह से इस तरह का रवैया कर रही है सरकार। एक तरफ देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया कि किसानों की आय दोगुनी नहीं, तिगुनी नहीं, 4 गुनी तक किसानों की आय हुई है। वो कौन से किसान हैं? 2-4 किसानों से मिलवा तो दीजिए माननीय शिवराज सिंह जी। और एक कृषि राज्य मंत्री हैं जिन्होंने 99 लाख, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने 99 लाख सब्सिडी का ले लिया पैसा साहब, सब्सिडी का पैसा ले लिया 99 लाख। और यहाँ किसान परेशान है खाद के लिए, बीज के लिए, डीजल के लिए, बिजली के लिए किसान परेशान है। बिजली पे इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ रेट बिल आ रहा है कि किसान भर नहीं पा रहा है। ट्रांसफार्मर जले हैं, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए इनके पास प्रबंधन नहीं है। तो आज जो हालात है, एक तरफ सरकार लूट रही है, सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इवेंट कर रही है, बातें कर रहे। हो सकता है शिवराज सिंह जी चौहान ने जो फार्म हाउस बनाया है बहुत उत्कृष्ट खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूरा संसाधन सरकारी लगा हुआ है, तो उनकी खेती हो सकता है 8 गुना बढ़ गई हो, क्योंकि लागत तो कुछ लगनी नहीं है, लागत तो बाहर से लग रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खेती ज़रूर 4 गुना हो गई है, 4 गुना उनको जो है ना फ़ायदा मिल रहा है। पर आम किसान आज आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, उसका जीना दूभर हो गया है। और हम सब खेती किसानी से जुड़े हैं, यहाँ जो लोग भी बैठे हैं सबका पृष्ठभूमि हम अगर देखेंगे तो हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स और हम लोग कहीं ना कहीं खेती किसानी आज भी कर रहे हैं। पर जो हालात हैं, सिर्फ किसानों को लाइन में लगवाने के अलावा कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है। तो हमारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमारा विशेष आग्रह है, 70% आबादी कृषि आधारित है, कृषि किसानी खेती वाले लोग हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित मेडिकल कॉलेज के डीन, अधीक्षक, वरिष्ठ चिकित्सक, प्रशिक्षु डॉक्टर और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। डॉक्टर्स डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में डॉक्टरों के योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर केवल मरीजों का इलाज ही नहीं करते, बल्कि समाज को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने चिकित्सकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉक्टर सेवा, समर्पण और संवेदनशीलता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए और प्रयास सरकार लगातार कर रही है। कार्यक्रम में प्रशिक्षित डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को चिकित्सा सेवा के मूल्यों, नैतिकता और मरीजों के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का संदेश दिया गया। समारोह का समापन सभी चिकित्सकों के सम्मान और जनसेवा के संकल्प के साथ हुआ। डॉक्टर संदीप शुक्ला जी। दूसरी डॉक्टर नेहा तिवारी की बच्चों में बढ़ता दृष्टि दोष। हम सब जानते हैं बच्चा बिना मोबाइल के दूध भी नहीं पीता। डॉक्टर्स डे में डॉक्टरों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और जागरूक और संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। एक तो ये बात हुई है। दूसरा, डॉक्टर्स का समाज में क्या स्थान है, उस पर चर्चा हुई है कि डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर भी मरीज़ को भगवान के रूप में देखें। तो फिर उस डॉक्टर की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती है और वो समाज में एक बहुत ही ऊंचा स्थान डॉक्टर्स को मिलता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनके जन्मदिन की स्मृति में आज डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, वो एक डॉक्टर होके और इतना बड़ा माइलस्टोन उन्होंने खड़ा किया अपने कार्यों से कि संपूर्ण डॉक्टर बिरादरी आज उनके जन्मदिन को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाती है। एक व्यक्ति एक इंस्टीट्यूशन बन गया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि समाज में बेहतर काम करने वाले लोगों को समाज
बहुत ऊंचा स्थान देता है। डॉक्टर से एक प्रोफेशन ही ऐसा है डॉक्टर का, पीड़ित मानवता की सेवा करना, दुखी और दर्द से कराह रहे लोगों को इलाज करके उनको राहत देना, उनके चेहरे में खुशी लाना, ये अपने आप में ही ऐसी पढ़ाई है। बच्चे भी थे कि मैंने कहा कि आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, कल डॉक्टर बनेंगे, लोगों के दर्द को दूर करेंगे। और इसलिए इस काम को पूरी समर्पण, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे निष्ठा के साथ करने का संकल्प लेने का दिन डॉक्टरों के लिए आज का दिन है। पूरा समाज आज उनका अभिनंदन कर रहा है। सर, मरीजों की सुविधाओं के लिए आपने बहुत कुछ किया है, क्योंकि आज डॉक्टर्स हैं, तो इसलिए डॉक्टरों की सुविधाओं के लिए क्या आपने आज कुछ स्पेशल योजना आपने सोची? लगातार आज के दिन ही नहीं, लगातार डॉक्टरों को ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले, ज़्यादा फैकल्टी के लिए जगह स्वीकृत हो जाए, ज़्यादा डॉक्टरों की पदों की मंजूरी हो रही है, उनकी लगातार भर्ती। अभी हमने 1200 डॉक्टर्स की भर्ती की है, मेडिकल ऑफिसर की, उनकी पोस्टिंग भी कर दी है। तो डॉक्टरों की सुविधा में कहीं कोई कसर न रह जाए, ये तो एक सतत चलने वाली प्रधानमंत्री जी की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सतत योजना का एक अंग है। सर, सुपर स्पेशलिटी बहुत अच्छा काम कर रहा है, न्यूरो वार्ड और कार्डियक वार्ड दोनों फुल चल रहे हैं। अभी सुपर स्पेशलिटी से कई ऐसे वार्ड जो खाली पड़े हैं, जहाँ कोरोना वार्ड बना था वो सब खाली पड़ा है। नहीं, न्यूरो में भी कमी पड़ रही है, न्यूरो भी फुल चल रहा है, यूरोलॉजी भी है, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, CTVS, ये जितने प्रमुख हमारे विभाग हैं वो सभी बहुत अच्छे तरह से चल रहे हैं। और चूँकि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में नहीं था, तो हमने मेडिकल कॉलेज के संजय गांधी अस्पताल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वाला, पेट से संबंधित बीमारियों का जो सुपर स्पेशलिटी है वो भी शुरू कर दिया है। उसके लिए लगभग 7 करोड़ की मशीनें हमने NCL सिंगरौली से CSR फंड से दिलाई है, वो मशीन का उद्घाटन भी कर दिया है। तो कुल मिला के सभी विभागों में काफ़ी लोग आ रहे हैं और इसीलिए उसका विस्तार करके 240 सीट से 400 कर रहे हैं बेड्स। सर, डॉक्टर साहब ने जो भी डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, आज जो किताबें लॉन्च हुई हैं, 2 शब्द उस किताब के बारे में। डॉक्टर BD त्रिपाठी जी ने जो दिल के मरीज़ हैं, वो दिल की बात का कार्यक्रम लिखा, बुक लिखी उन्होंने, तो अच्छा है, दिल ख़राब ना हो इसलिए उन्होंने दिल की बात लिखी है कि हार्ट का मरीज़ बनने के पहले किस तरीके से जीवन शैली होनी चाहिए, खान पान की शैली कैसी होनी चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ये उन्होंने उसमें लिखा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्टर जिस मरीज़ का इलाज कर रहा है वही प्रिवेंशन पर काम कर रहा है कि प्रिवेंशन पे ध्यान दीजिए, मरीज़ बनने के पहले ही सावधान हो जाइए। मरीज़ बनेंगे तो डॉक्टर BD इलाज तो कर देंगे, लेकिन मरीज़ ना बने ये भी वो प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता की पहल के बाद बिजली विभाग हरकत में आया और स्कूल परिसर से झूलते बिजली के तार हटाने का काम शुरू कर दिया गया। गंगेऊ जनपद के हिनौती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में करीब 700 छात्र छात्राएं और दर्जनों शिक्षक लंबे समय से स्कूल परिसर के बीच से गुजर रही LT लाइन के नीचे पढ़ाई और शिक्षण कार्य करने को मजबूर थे। शिक्षकों ने कई बार विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर खतरे से अवगत कराया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मामले ने तब तूल पकड़ा जब सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने इसे प्रमुखता से उठाया और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संभावित हादसे से आगाह किया। इसके बाद कार्यपालन अभियंता आशीष और सहायक यंत्री उमाशंकर के निर्देश पर बिजली विभाग ने ठेकेदार भेजकर शिफ्टिंग का कार्य शुरू कराया और बिजली के तार हटाकर बाउंड्री से बाहर किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सामाजिक कार्यकर्ता ने मांग की है कि प्रदेश के सभी स्कूलों का सर्वे कर ऐसे खतरनाक बिजली तारों को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए ताकि भविष्य में किसी बड़े खतरे से बचा जा सके। मिलती है बारिश की वजह से, तो आज यहाँ पे छात्र आए थे और स्कूल में 700 के आसपास छात्र एनरोल्ड बताए गए हैं। उतने छात्र तो नहीं दिखे, लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पिछले इंटरव्यू में हमारे बीच में प्राचार्य थे, पांडे जी थे, जो यहाँ के आज किसी कारण बस ऑफिशियल काम से बाहर हैं। शिक्षक गणन जिनके बीच में बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया था पिछले इंटरव्यू में कि यहाँ पर एक तार गया था LT लाइन का, और ग्राउंड के बीचों बीच से होते हुए आपका ये जो भवन है, शाला परिसर है जहाँ पे हम बैठे हुए, यहाँ की छत से गुजरा हुआ था और काफ़ी समय से दिक्कतें हो रही थी।
और बिजली विभाग को लिखना, डीओ को लिखना, कलेक्टर, कमिश्नर, हर जगह पत्राचार किए गए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। इस सुनवाई न होने की वजह ये नहीं है कि शासन सक्षम नहीं है, कि शासन कर नहीं सकता है। एक अकर्मण्यता है कि मतलब सामान्य तौर पर विभागों के जो पत्राचार होते हैं, कोई भी समस्या होती है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। हो गया, पत्र है, आए हैं पोस्ट ऑफिस की तरह, इस कार्यालय में आए तो उस कार्यालय भेज दिया, उस कार्यालय से उस कार्यालय भेज दिया। मतलब चीज़ों को, किसी भी चीज़ की ग्रेविटी और उसकी गंभीरता कभी देखी नहीं जाती। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने इसको भी पिछले हफ्ते इस मुद्दे को समझा जाना, इसकी गंभीरता को देखा कि 700 छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हों, जहाँ पर 2 दर्जन से ज़्यादा शिक्षक हों, 1 दर्जन से ज़्यादा नॉन शैक्षणिक कर्मचारी हों, और इस तरह से शाला परिसर हो, अतिथि शिक्षक हों, दर्जनों अतिथि शिक्षक हों, वहाँ अन्य परिजन लोग आते हों बच्चों के, इस तरह से खतरा हो कि आपके सर के ऊपर से खुले तार जा रहे हैं और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही, इस मुद्दे को उठाया गया। विधिवत हम ही ने इंटरव्यू लिया था, आपको पता होगा, और हमारे बीच में जो शिक्षक मतलब प्राचार्य जी थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी और बताया था पूरी व्यथा उन्होंने पीड़ा की। कल यदि कोई घटना हो गई तो अभी तो हमें दोषी नहीं मान रहे हैं, अभी हम पत्र दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो अभी तो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन यदि कल कोई घटना घटित हो गई, खुदा ना खास्ता यदि किसी छात्र को करंट लग गया या किसी की डेथ हो गई, ज़्यादा दुर्घटना हो गई, तो सबसे पहले निलंबन की कार्यवाही, FIR की कार्यवाही, जो भी विभागीय कार्यवाही है वो शिक्षकों के ऊपर, प्राचार्य को ही जिम्मेदार माना जाएगा। तो इन सारी बातों को देखते हुए मुद्दा उठाया गया था। विभाग के ऊपर भी दबाव लगाया गया। विभाग के जो यहाँ के डी साहब हैं, आशीष बैन जी, उनसे त्योतर में चर्चा की गई। जो यहाँ के JE साहब हैं, प्रणव वर्मा कटरा के, उनसे चर्चा की गई। साथ में जो AE साहब यहाँ पर उमाशंकर द्विवेदी जी हैं, उनसे चर्चा की गई। सभी ने सम्मिलित तौर पर प्रयास किया, उन्होंने इसकी गंभीरता को भी समझा। मीडिया में बात उठी, जब मीडिया में उठी तो भी प्रेशर में आया विभाग के, नहीं अब ये वो समय नहीं है कि बिजली विभाग ये कहे कि ये स्कूल शिक्षा विभाग का काम है, स्कूल शिक्षा विभाग ये कहे कि ये बिजली विभाग का काम है। ये सबका काम है, ये सामूहिक काम है, ये बिजली विभाग का भी काम है और ये स्कूल शिक्षा विभाग का भी काम है। ये जिम्मेदारी है कि 700 बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे, परिजनों का जीवन सुरक्षित रहे जब उनसे मिलने आए, शिक्षकों का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, सबका अपना जीवन सुरक्षित रहे यहाँ पर, और ये लाइन हटे। इतना बड़ा कोई काम नहीं था। तो आज 1 जुलाई को जैसा कि आपने देखा कि ये परिसर में जो हमने छोटे छोटे वीडियो बनाए हुए हैं, इसमें आपको न्यूज़ में देखेंगे जाएगा तो आप पाएंगे कि किस तरह से आज आकर के ठेकेदार के द्वारा विभाग की तत्परता, स्कूल शिक्षा विभाग की तत्परता, इनके पत्राचार, मीडिया में आई खबर, इनका सबका सामूहिक जो प्रयास है वो सफल रहा, और आज जाकर के लाइन शिफ्टिंग का काम यहाँ पर पूरा हो रहा है। और ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय
हाय रे सरमा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सिर से। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है। हितग्राही ने नगर निगम पर मनमानी कार्रवाई का आरोप लगाया है। रीवा के नेहरू नगर समान बस्ती के रहने वाले रवि साकेत ने शिकायत में आरोप लगाया कि साल 2017 में उनके पिता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था। योजना की राशि और अपनी मेहनत की कमाई से उन्होंने करीब 2 लाख रुपए खर्च कर मकान बनवाया, लेकिन 2 जून 2026 को नगर निगम की टीम ने जेसीबी से मकान ध्वस्त कर दिया, जिससे घर का सामान तो नष्ट हुआ ही। पीड़ित का आरोप है कि आसपास कई अन्य मकान भी शासकीय भूमि पर बने हैं, लेकिन कार्रवाई केवल उनके मकान पर की गई। इतना ही नहीं, बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया और अब योजना की राशि वापस करने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने मामले को भेदभावपूर्ण कार्रवाई बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से निष्पक्ष मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल नगर निगम की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। बताइए क्या नाम है और क्या समस्या है? सर रवि साकेत मेरा नाम है, रवि साकेत, नेहरू नगर 14 बाट। सर आवास योजना के तहत आवास प्राप्त हुआ था पिताजी के नाम पे। तो आवास योजना के तहत घर बना था। सारी चीज़ जांच होने के बाद भी तो भी नगर निगम के अधिकारी अवैध बता के रवि तिवारी पार्षद के कहने पे अवैध बता दिया गया, पूरा गिरा दिया गया घर। अब आए दिन परेशान किया जाता है रवि तिवारी के बोलने पे अधिकारी द्वारा। जो नगर निगम के अधिकारी आए दिन परेशान किया जाता है। ईटा भी ले गए, सारी चीज़ मलबा भी पूरा जितना छड़ था सब ले गए, ये रवि तिवारी के बोलने पे। हर और जो भी अतिक्रमण पे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। रवि तिवारी पार्षद गुंडाई करते हुए मेरा घर गिरा दिया गया। आए दिन गुंडाई करते रहते हैं, धमकी भी देते रहते हैं। रवि तिवारी कौन है? ये पार्षद जी हैं। कौन सी पार्टी? ये कांग्रेस के हैं। रवि तिवारी कौन सा वार्ड लगेगा? ये बाट 14। क्या कहते हैं वो? ये कई बार घर गिराने से पहले भी धमकी दिया गया कि हमको 30 वोट मिलता है, मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करूंगा और किसी के ऊपर नहीं गिरवाऊंगा घर। हम सर कहते कि कैसे अवैध हो गया? पूरी सब जांच होने के बाद ही तो, प्राप्त होने के बाद नहीं, अपात्र मतलब पात्र थे तभी तो आया ना पैसा। जांच होने के बाद सारी चीज कैसे अवैध हो गया? रवि तिवारी पार्षद के कहने पे अवैध हो गया। अब पूरी बस्ती अवैध है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं रवि तिवारी पार्षद। जो भी रवि तिवारी ये बोलते हैं अधिकारी को, पूरे दबाव में रवि तिवारी काम करते हैं अधिकारी, जो भी बोलते हैं। आए दिन 19 तारीख को भी ईटा उटा पूरा ले गए हैं, फिर 23 तारीख को भी आए, ईटा लेके चले गए हैं पूरा। आज भी था पूरा मलबा पूरा रोड में कर दिए हैं, तहस नहस पूरा कर दिए हैं रोड में भी। सर कमिश्नर साहब के पास भी शिकायत किए हैं, कलेक्टर साहब से भी गए थे शिकायत करने। आज क्या हुआ? आज पूरा जो ईटा उटा था इसमें रखा था, पूरा जेसीबी से पूरा रोड में कर दिया गया। कौन किया ये नगर निगम के अधिकारी। फिर क्या हुआ? फिर गिरा के चले गए। आज चले गए, बोले तुम हटा लो यहाँ से मलबा पूरा। हाँ, तो ये फैला के क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब वो दिखाना चाहते कि रास्ते पे है पूरा मलबा, तो पूरा हम ले जाएं। रवि तिवारी कहने पे आए दिन परेशान किया जाता है। फिर आपने किसको सूचना दी? क्या हुआ? फिर गए नगर निगम, गए थे 23 तारीख को। आज अभी क्या हुआ था? आज तो फिर जब ये सब कर रहे थे तो फिर आपने किसी से बताया, शिकायत की? क्या हुआ? हाँ, कलेक्टर साहब को मैंने बताया था, जानकारी दिया कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन अधिकारी, हाँ फोन के माध्यम से हुआ, फिर क्या हुआ? लेकिन अधिकारी द्वारा कोई नहीं सुना गया उनकी बात। क्या बोल रहे थे? अधिकारी द्वारा जो बोले कि हम बात ही ना करेंगे। कलेक्टर साहब बात करने के लिए बोले थे? हाँ क्या बोले थे, लेकिन वो अधिकारी बोले कि हम नहीं बात करेंगे। कौन आया था मौके पे? अब उनका नाम नहीं मालूम, वो दूसरे का नाम बताया थे, सिद्धार्थ सिंह का। बोले नाम बता दो, अधिकारी सिद्धार्थ सिंह इंजीनियर हैं, बोले वही भेजे हैं और वही गिरवा रहे हैं पूरा। हाँ, अब आप चाहते क्या? सर यही चाहते हैं कि जो इसका नोटिस मुझे दिया जा रहा है, तो इसका नोटिस, और बाकी घर द्वार भी हमारे नहीं है, इसके अलावा घर, अब हम जाएंगे कहाँ? आए दिन हमको परेशान किया जाता है। रवि तिवारी गुंडाई करते रहते हैं हमेशा, गुंडाई। मेरा घर भी गिरवा दिए पूरा। रवि तिवारी पार्षद, कौन सी पार्टी से? कांग्रेस। आपको क्या नाम? और सर ये भी बता दूं कि मैं, मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका धन्यवाद करता हूँ कि गरीबों के लिए पक्का घर देते हैं, गरीबों के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन रवि तिवारी जैसे गुंडा जो जबरदस्ती अवैध बता के गिरवा दिए, ये पूरा उनके कहने पे नगर निगम अधिकारी द्वारा कार्रवाई हुआ है। रवि तिवारी की पूरी बस्ती अवैध है, न उनको कोई कार्रवाई होता है, और रवि तिवारी पार्षद रोक दिया जाता है कि आगे कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि वो 30 वोट देने वाले हैं। आपका क्या नाम? रवि साकेत। ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom, LLB, BA, LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेडगेवार नगर में है। शहर में संभावित बाढ़ के खतरे को लेकर अधिवक्ता BK माला ने बीहर नदी में गिरे बाउंड्री वॉल के मलबे को तत्काल हटाने की मांग की है। अधिवक्ता BK माला ने आयुक्त रीवा संभाग, कलेक्टर और SDM को आवेदन सौंपकर आरोप लगाया है कि बीहर नदी के अंदर नियमों के विरुद्ध बनाई गई बाउंड्री वॉल ढह गई है, जिसका भारी मलबा नदी की जलधारा में जमा हो गया। इससे नदी का प्राकृतिक बहाव बाधित हो रहा है। आवेदन में आशंका जताई गई है कि यदि समय रहते मलबा नहीं हटाया गया तो बारिश के दौरान रीवा शहर में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो सकती है, जिससे जनजीवन और संपत्ति को भारी नुकसान होने की संभावना है। अधिवक्ता ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित को देखते हुए नदी से मलबा तत्काल हटाया जाए और इसकी लागत संबंधित बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने वाली एजेंसी से वसूली जाए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस चेतावनी पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है। बीहर नदी पर किए गए अतिक्रमण पर आपने एक शिकायत की है। जो बाउंड्री वॉल बनाई गई थी वो गिर गई है। ये शांति इंफ्रास्ट्रक्चर उपेंद्र सिंह द्वारा जो बनाई गई थी, इसका मलबा नदी में गिर गया। इसकी आपने शिकायत की है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, रीवा जिले की जीवनदायिनी प्राणदायिनी बीहर विषय नदी में विशेष तौर से जमीन के प्लाटिंग कर्ताओं के द्वारा अवैध रूप से नियमित तरीके से जो 50 मीटर की नदी के दोनों बीटा के बाद 50 मीटर की दूरी तय करती है, उस रेगुलेशन के विपरीत जाकर उन्होंने सतही तट में बाउंड्री वाल बनाई गई थी और उसको फीलिंग करके वो प्लाटिंग कर रहे थे। रोड, रास्ता या गार्डन या अपने निजी कार्य में उपयोग कर रहे थे, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध था। शासन के रेगुलेशन, शासन के मापदंड एवं NGT रेगुलेशन के अंतर्गत नदी के दोनों भागों से, दोनों पार्टों से, नदी के दोनों भागों के जो पार्ट होते हैं, जो कैरी मेड होती है, तो उस मेड के 50 मीटर के बाद के भाग में 50 मीटर के बाद भाग में किसी प्रकार अतिक्रमण नहीं होना। 50 मीटर के बाद ही कोई आप निर्माण कर सकते हैं। और उसमें नगर निगम के परिक्षेत्र में तो नगर निगम से परमिशन लेनी होगी। ये तो राजस्व के क्षेत्र में तो राजस्व की परमिशन अनुविभागीय अधिकारी कलेक्टर महोदय से परमिशन लेनी होगी। परंतु नियम विरुद्ध तरीके से बीहर नदी में कई लोगों के द्वारा प्लाटिंग करके अवैधानिक तरीके से कार्य किया गया था, जिसमें नदी के दोनों भागों में इसी प्रकार प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें एक बड़ी बाउंड्री श्री उपेंद्र सिंह जी शांति इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा एक बड़ी प्लाटिंग की गई है, जिसमें उन बीहर नदी के 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत ही उन्होंने नदी के सतही भाग के अंदर एक बाउंड्री बनाई, पत्थर की बड़ी बाउंड्री बनाई गई है, जो लगभग कई मीटर की बाउंड्री है। वो बाउंड्री पूरी तरह से नदी में भसक गई है, नदी में उसका मलबा गिर गया है, नदी में फट गई है, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। पानी की जो निकासी है, जो पानी का प्रवाह है, वो लगातार अवरोध हो रहा है, इसलिए कभी भी पानी हल्का फुल्का भरा रहता है।
तो पानी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है, और वहाँ पानी के प्रवाह धीमा होने के कारण ये स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। तो हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा, संभाग रीवा और माननीय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग रीवा को पत्र देकर, माननीय कलेक्टर महोदय रीवा को पत्र देकर इस आशय का अनुरोध किया गया है कि बीहर नदी के सतह पर जितनी भी बाउंड्री और अतिक्रमण अनाधिकृत तरीके से कब्जे किए गए हैं उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए और उनके व्यय से हटाया जाना चाहिए। जो मलबा उन्होंने बाउंड्री बनाई है वो बाउंड्री वाल को निरीक्षण करके उनको निर्देशित किया जाना चाहिए कि बाउंड्री वाल जो उनकी नदी के अंदर गिर गई है, जिससे नदी का प्रवाह प्रभावित होगा और जनजीवन प्रभावित होगा, आम जन प्रभावित होंगे और बाढ़ की स्थिति होगी तो समूचा रीवा शहर प्रभावित होगा। तो इस समय रहते इस पर ठोस कदम, कड़ी कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर से बाढ़ की स्थिति रीवा में निर्मित नहीं होगी। ये सजगता और समय रहते हुए कदम उठाने की प्रक्रिया है और हम जिला प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से इस आशय का अनुरोध कर रहे हैं कि जो नदी के भाग में मलबा है, जो नदी के बाउंड्री गिर गई है, यानी मलबा गिर गया है, पट गई है, उसको तत्काल संबंधित व्यक्तियों को सूचित करके उनके स्वयं के वे में, यानी श्री उपेंद्र सिंह को निर्देशित किया जाना चाहिए, शाही जी को निर्देशित किया जाना चाहिए, प्रहलाद सिंह को निर्देशित किया जाना चाहिए। तत्काल बाउंड्री जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने नदी के तट को पाटा है, जिन्होंने बाउंड्री बना के पक्की बाउंड्री का निर्माण किया है, उन पर उनके व्यय से बाउंड्री हटाई जानी चाहिए और उन पर भू राजस्व संहिता TNC2 रेगुलेशन के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि यदि रीवा शहर को अच्छा बेहतर बनाना है, स्वच्छ बनाना है और रीवा को बाढ़ से बचाना है तो तत्काल इस विषय पर गंभीरता से कार्रवाई करने की। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।